गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रिस्पेक्टफुल कोर्स के विषय में, जिसका नाम है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये एक प्रकार का बच्चों 4 ईयर ऑनर्स कोर्स होता है इन द फील्ड ऑफ द पैरामेडिकल कोर्सेज। अर्थात ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल न्यूज़ है बच्चों, बहुत ही यूज़फुल नोटिफिकेशन है जो मेडिकल के फील्ड में, पैरामेडिकल के फील्ड में अपने भविष्य को तराश रहे हैं, अपने भविष्य को खोज रहे हैं बच्चों। तो उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी, बहुत ही हेल्पफुल ये न्यूज़ होगा बच्चों। अर्थात ऐसे बच्चे जो पैरामेडिकल के कोर्स में, नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर आजमा रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियोस के माध्यम से एक ऐसे रिस्पेक्टेड कोर्स के विषय में बात करेंगे जो रिलेटेड है थल सेना से, अर्थात मिलिट्री के फील्ड में बच्चों। ये मिलिट्री के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जो नर्सेस के स्टाफ्स रखे जाते हैं, जो नर्सेज होते हैं बच्चों, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होता है, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके विषय में, वीडियोस के माध्यम से डिटेल्स में जानते हैं कि इनके सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्राइटेरिया हैं। ठीक बच्चों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इनका सैलरी क्या होता है, बेसिस ऑफ सिलेक्शंस क्या होता है बच्चों, इन सब के विषय में हम इस वीडियोस के माध्यम से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट ओनली for admissions to 4th year BSc nursing courses commencing in 2020 at College of Nursing of Armed Forces Medical Services। ये एक प्रकार का जो ये फॉर्म होता है बच्चों, ये BSc नर्सिंग जो यहाँ से कराया जाता है FMC कॉलेजों से बच्चों, वो पूर्ण रूप से केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। ये एक प्रकार का 4th ईयर BSc नर्सिंग कोर्सेज होता है, ऑनर्स डिग्री होता है बच्चों, जो 4 साल का होता है। और ये कहाँ से कराया जाता है बच्चों? नर्सिंग ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज से कराया जाता है। कहाँ से कराया जाता है बच्चों? इट इज़ द कंडक्टेड फ्रॉम द कॉलेज ऑफ द नर्सिंग ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज से कराया जाता है, जो 4 साल का ऑनर्स डिग्री होता है। और ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। ठीक बच्चों, कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द मेरिट कम चॉइस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड द वैकेंसीज इन ईच कॉलेजेस। जो सिलेक्शंस का प्रोसीजर होता है बच्चों, यहाँ जो ये सिलेक्शन होता है बच्चों, वो 305 से पूरा करता है, 305 से फुलफिल होता है। तो जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है बच्चों, वो सबसे पहले वहाँ क्या होता है? सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। तो 90 मिनट का रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें जो क्यूरिकुलम रखा गया बच्चों, वो 10+2 का क्यूरिकुलम रखा गया है, इंटरमीडिएट का क्यूरिकुलम है। अर्थात इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस अर्थात जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, और ये बेस्ड होते हैं 10+2 के क्यूरिकुलम पर। ठीक बच्चों, तो एक तो रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा इसके बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, और फाइनली बच्चों कोर्स पास आउट करने के बाद मेडिकल फिटनेस से पास करना होता है। तो 3 एग्ज़ाम पूरे जो कोर्स का ड्यूरेशन है बच्चों, उस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में 3 एग्ज़ाम्स को पास करना पड़ता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा जो होता है मेडिकल फिटनेस। ठीक बच्चों, तो आइए इनके विषय में हम अलग अलग जानते हैं, बहुत डीप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें बच्चों कि कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड द वैकेंसीज इन ईच कॉलेजेस। प्रत्येक कॉलेज में जो वैकेंसीज होती हैं बच्चों, वो मेडिकल फिटनेस के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर और जो रिटन एग्जाम होता है, इनके आधार पर इनमें सिलेक्शन होता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल एक्सिक्यूट्स एन एग्रीमेंट दैट इज द बॉन्ड टू सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं बच्चों, सेलेक्टेड कैंडिडेट को एग्रीमेंट भरना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है। ठीक बच्चों, अर्थात मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए इनको क्या देना पड़ता है बच्चों? एग्रीमेंट या बॉन्ड पेपर भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है या बॉन्ड पेपर पर साइन करना होता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग दैट इज द 4 ईयर, the candidate will be granted permanent short service commissions in the military nursing services under the term and condition laid down the grant of such commission। अर्थात बच्चों सक्सेसफुल कंप्लीशन, जो नर्सिंग कोर्स है बच्चों, 4 साल का जो कोर्स होता है, उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के बाद कैंडिडेट को 2 प्रकार की नौकरी मिलती है। एक होता है बच्चों परमानेंट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन।
तो दो प्रकार का सर्विस यहाँ ग्रांट किया जाता है। पहला जो होता है बच्चों वो परमानेंट सर्विस कमीशन होता है, दूसरा शार्ट सर्विस कमीशन होता है। परमानेंट सर्विस कमीशन में क्या होता है बच्चों, उनको 16 साल की नौकरी दी जाती है, इसके बाद वो रिटायरमेंट होते हैं। जबकि शार्ट सर्विस कमीशन बच्चों उनको एक बॉन्ड पेपर पर साइन कराया जाता है, एक बॉन्ड भरा जाता है और उस बॉन्ड के तहत उनको सभी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक बच्चों, अर्थात जो मिलिट्री की सुविधाएं हैं, मिलिट्री के फील्ड में बच्चों सबसे ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, सबसे ज़्यादा उनमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ बच्चों उनमें अकोमोडेशन चार्ज, यूनिफॉर्म, फ्री राशन चार्ज, ये सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दो प्रकार के नौकरी यहाँ ग्रांटेड किए जाते हैं बच्चों। सबसे पहला नौकरी जो होता है परमानेंट सर्विस कमीशन होता है और दूसरा जो होता है बच्चों वो शार्ट सर्विस कमीशन के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो कमीशन के तरफ से जो टर्म एंड कंडीशन लागू होता है बच्चों, अर्थात टर्म एंड कंडीशन के आधार पर दो प्रकार की नौकरियां देता है, एक परमानेंट सर्विस कमीशन और दूसरा जो होता है शार्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन में 16 साल की नौकरी देता है, जबकि शार्ट सर्विस कमीशन बच्चों वो बॉन्ड पेपर पर साइन करवाता है और बॉन्ड भरना पड़ता है। They shall have to refund the bond money as per the bond executed in the event of the withdrawal the course, terminations of the training or refusal to accept commission in the MNS if offered। बच्चों अगर किसी कारणवश आपने बॉन्ड पेपर भरा है, बॉन्ड पेपर पर साइन किए हैं और किसी कारणवश अगर नौकरी से रिफ्यूज़ल ले रहे हैं या तो फिर विथड्रॉल कर रहे हैं, तो उस समय में क्या करना पड़ता है बच्चों, टोटल जो बॉन्ड मनी होता है उसको रिफंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, बॉन्ड मनी को रिफंड करना पड़ता है। अगर किसी प्रकार से आप विथड्रॉल ले रहे हैं या तो किसी प्रकार से ट्रेनिंग से क्विट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ल दे रहे हैं, तो उस समय जो कमीशन के तरफ से जो निर्धारित किया गया बच्चों, अर्थात मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से कमीशन की तरफ से जो निर्धारित है उसमें आप बॉन्ड मनी को आपको वापस करना होता है। During training, they will be provided with the free ration, accommodation, uniform, allowance, and monthly stipend as per term and condition as amended from time to time। अर्थात बच्चों समय समय पर जब आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में होते हैं, जब आपका ट्रेनिंग चल रहा होता है, अर्थात कोर्स के ड्यूरेशन जब आपका ट्रेनिंग चल रहा होता है, उसी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको फ्री राशन दिया जाता है, अकोमोडेशन चार्ज दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, अलाउंस अर्थात जो मिलिट्री की सभी सुविधाएं हैं बच्चों वो दिया जाता है, साथ ही साथ मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। टर्म एंड कंडीशन अर्थात टाइम टू टाइम पर जब आपका ट्रेनिंग चल रहा होता है उसी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप सबको ये सुविधाएं दी जाती है। अर्थात जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स के कैंडिडेट होते हैं, जितने भी एप्लीकेंट होते हैं बच्चों, उनको ये सुविधाएं मिलिट्री देता है। कौन कौन, फ्री राशन देता है, अकोमोडेशन देता है, यूनिफॉर्म देता है, अलाउंस देता है और मंथली स्टाइपेंड की भी सुविधा वहाँ मौजूद है। आइए बच्चों अगर हम इनके विषय में तो subsequently to passing the final year's university examinations for BSc nursing courses, the candidate will be offered commission in the military nursing service subject to the military medical fitness। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद सब्सिक्वेंटली टू पासिंग द फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, अब जब टोटल 4 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो फाइनल ईयर में जब आप पासिंग की ओर जा रहे हैं, जब फाइनल ईयर है बीएससी नर्सिंग का बच्चों, तो उस समय द कैंडिडेट विल बी अफोर्ड कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सब्जेक्ट टू मिलिट्री फिटनेस। तो बच्चों वो क्या होता है, उसको वो कमीशन के तरफ से जब वो कोर्स समाप्त हो जाता है तो उसका लास्ट वाला जो मैंने बताया था कि जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बच्चों, उनके लास्ट में उनको मेडिकल फिटनेस देना होता है। अर्थात पहले उनका रिटन एग्जाम हो जाता है, रिटन एग्जाम के आधार पर उनका दाखिला हो जाता है, दाखिला होने के बाद उनको पढ़ना पड़ता है, अर्थात ट्रेनिंग देते हैं, इसके बाद फिर इंटरव्यूज़ होता है और फिर बाद में बच्चों उनको लास्ट में मेडिकल फिटनेस देना होता है। कब बच्चों, लास्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जब 4th ईयर एग्ज़ाम हो जाता है बच्चों, उस समय बाद उसके बाद उनको कमीशन की तरफ से अर्थात मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कमीशन की तरफ से उनको मेडिकल फिटनेस से गुजरना होता है। The date of declaration of result from respective university will be the date of the commission of the candidate। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हर एक बच्चों का जो एडमिशन होता है बच्चों वो सेम ईयर में डिफरेंट टाइम पर होता है। यहाँ जो एडमिशन होता है बच्चों सेम टाइम में सेम ईयर में डिफरेंट टाइम पर होता है और वो डिपेंड करता है उनके डेट ऑफ कमीशन पर। जिस दिन एडमिशन होता है बच्चों उसको हम डेट ऑफ कमीशन कहते हैं, मिलिट्री के वर्ड में बच्चों इसको क्या कहते हैं, डेट ऑफ कमीशन कहते हैं। तो जो बच्चा पहले एडमिशन लिया होता है वो सबसे ज़्यादा सीनियर कहा जाता है। बच्चों मिलिट्री के फील्ड में सीनियरिटी और जूनियरिटी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर ही उनको प्रमोशन मिलता है। तो सीनियर वो स्टूडेंट होता है जिसका एडमिशन सबसे पहले हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ लिखा गया द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइन द डेट ऑफ द सीनियरिटी, अर्थात जो एडमिशन
एडमिशन का डेट होता है बच्चों, वही उनके सीनियरिटी को डिटरमाइन करता है। तो क्या होता है बच्चों, जो पहले एडमिशन लिया है वो सीनियर कहा जाता है और उसको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। ठीक बच्चों, जो पहले एडमिशन लेता है वो सीनियर कहा जाता है। उसी सेम ही बैच में, सेम ईयर्स में जिसका एडमिशन पहले हो जाता है वो सीनियर कहा जाता है और उसको पहले प्रमोशन दिया जाएगा। तो यही कहा गया है, द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइंस द डेट ऑफ द सीनियरिटी इन सर्विस अमंग द ऑल कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द कोर्स इन द सेम ईयर। एक ही ईयर में जितने भी बच्चों ने एडमिशन एक साथ लिया है उसमें से जिसका पहले डेट ऑफ कमीशन होता है बच्चों, वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहले सीनियर माना जाता है। The tentative month of the declaration of the result of the existing 6 colleges by the university is as given in the table below। इसमें जो 6 कॉलेजेज होते हैं बच्चों, टोटल जो एमएनएस के कॉलेजेज हैं वो टोटल 6 कॉलेजेज हैं और 6 कॉलेजों में जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है बच्चों अलग अलग टाइम पर होता है। अलग अलग टाइम पर एडमिशन होता है और अलग अलग टाइम पर उनका डिक्लेरेशन भी होता है। तो जिस बच्चे का एडमिशन पहले आउट होता है बच्चों, वो पहले सीनियरिटी बेस में, अर्थात उसका डेट ऑफ कमीशन अगर देखा जाए तो डेट ऑफ कमीशन से वो सबसे पहले सीनियर माना जाता है और उसी को ज़्यादा प्रमोशन, उसी को सबसे पहले प्रमोशन दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस कॉलेज में कितने सीट होते हैं और कब इनका रिजल्ट निकलता है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहला अगर हम देखें बच्चों तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमसी पुणे, सबसे पहला कॉलेज क्या है बच्चों, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमसी पुणे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट 40 है और इनका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है बच्चों, डेट ऑफ कमीशन से अगर देखा जाए तो डेट ऑफ कमीशन से टोटल 4 साल का ड्यूरेशन पूर्ण करने के बाद यहाँ जो रिजल्ट घोषित होता है वो अगस्त महीने में घोषित होता है। कब होता है बच्चों, अगस्त महीने। तो पहला कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमसी पुणे। टोटल नंबर ऑफ सीट वहाँ 40 है। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया में इसका रैंक इतना सीट कितना है बच्चों, 40 सीटें हैं। और इनका जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन है बच्चों वो कब निकलता है, अगस्त के महीने में। दूसरा जो कॉलेज है बच्चों, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। कहाँ है बच्चों, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। वहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट 30 है, 30 है और इनका जो रिजल्ट निकलता है वो सितंबर अक्टूबर महीने में निकलता है। तीसरा जो है बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग अश्विनी, ये जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अश्विनी है बच्चों, यहाँ भी 40 सीट है और यहाँ भी जो टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है बच्चों वो अगस्त के महीने में होता है। चौथा जो है बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट है 30 और जो टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन है बच्चों वो जुलाई से अगस्त महीने में होता है। जो पांचवा कॉलेज है बच्चों उसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो है बच्चों ऑल ओवर इंडिया में वो होता है 40 और इनका जो टेंटेटिव डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है वो नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। और आइए अगर हम बात करें छठवें कॉलेज का, तो छठवें कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो होता है बच्चों 40 और ये जो रिजल्ट निकलता है यहाँ टेंटेटिव डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर द नर्सिंग कोर्सेज के लिए वो है जनवरी से फरवरी में। कब निकलता है बच्चों, जनवरी से फरवरी महीने में निकलता है। इस प्रकार से अगर टोटल 6 कॉलेज को हम जोड़ लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑल ओवर इंडिया में कितना होता है बच्चों, 220 सीट होता है। तो टोटल 220 सीट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ऑल ओवर इंडिया में और ये थल सेना के अंतर्गत होता है बच्चों, पैरामेडिकल स्टाफ्स के रूप में। बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही रिनाउंड कोर्स होता है बच्चों, जिसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के विषय में कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। ठीक बच्चों, तो फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, विडो, विदाउट इनकम्बरेंसेस, अर्थात ऐसे कैंडिडेट बच्चों जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है बच्चों, ये मेल इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इट इज़ ओनली अलॉटेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट ओनली। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट और वो भी इनके साथ भी टर्म एंड कंडीशन है जो अनमैरिड होते हैं, जो अविवाहित होती हैं या फिर डाइवोर्स्ड होती हैं, जो तलाकशुदा होती हैं, लीगली सेपरेटेड जो अलग अलग रह रहे हैं, मतलब दोनों कपल क्या है अलग अलग रह रहे हैं, विडो है, विधवा है, इस प्रकार से जो कैंडिडेट होते हैं फीमेल कैंडिडेट बच्चों उनको ही यहाँ दाखिला मिल सकता है। दूसरा जो इनकी क्राइटेरिया है बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें है ये सिटीजन ऑफ इंडियन, अर्थात ये भारत के नागरिक होने चाहिए। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए बच्चों तो इनका डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होना चाहिए, अर्थात 1 अक्टूबर 1995 और 30 सितंबर 2003 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं बच्चों वही इनमें दाखिला ले सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए अगर हम इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों तो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज हैं इसमें एडमिशन के लिए। तो हम बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 और इक्विवेलेंट 12 years schooling educations with physics, chemistry, biology, botany and zoology and English with not less than 50% aggregate marks as the regular students from the
फ्रॉम द स्टेटरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस बॉडी। इसमें जो कैंडिडेट है बच्चों वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में ही 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए बच्चों, अर्थात कुल मिला के 12 साल का स्कूलिंग एजुकेशन वो प्राप्त किया हो। और किस सब्जेक्ट से बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, अर्थात पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्टूडेंट होना चाहिए, बायो में उसका जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, अलॉन्ग विद द इंग्लिश में अर्थात इंग्लिश के साथ भी, और सब 50% एग्रीगेट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चों, किसी लीगल अथराइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से वो अपना एजुकेशन प्राप्त किया हो। कैंडिडेट हु विल बी अपियरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सीजन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली, अर्थात ऐसे कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चों जो अपियरिंग में होते हैं, अर्थात जिन्होंने 12 का परीक्षा दिया है, अभी लेटेस्ट में जो इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया है बच्चों, वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक बच्चों, अर्थात अपियरिंग कैंडिडेट के लिए भी इस एग्ज़ाम में बैठने की सुविधा दी गई है। द कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड फॉर द कोर्स will have to submit proof of passing the qualifying examinations will requisite सब्जेक्ट एंड मार्क बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, अर्थात कैंडिडेट को कोर्स में ज्वाइनिंग करने से पहले बच्चों उनको अपने पास आउट का मार्क्स दिखाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अपियरिंग में अपना परीक्षा दिया है और वो पास कर जाते हैं तो उनको कोर्स में दाखिला लेने से पहले बच्चों अपने फाइनल मार्कशीट के ओरिजिनल कॉपी को वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये तो रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे इसमें दाखिला मिल सकता है। आइए अब हम इनके फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अर्थात क्योंकि ये आर्मी में जा रहे हैं, आर्मी में स्टाफ नर्सिंग स्टाफ में जा रहे हैं बच्चों, तो उनको टोटल क्राइटेरिया फेस करना पड़ेगा जो आर्मी में जीडी के लोग फेस करते हैं, वैसे सैनिक जैसा इनको सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि इनका फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, इनका मेडिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस विल बी डिटरमाइंड एज पर स्टैंडर्ड अप्लीकेबल फॉर कमीशन इन द आर्म्ड फोर्स एज अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम, जिस प्रकार से मिलिट्री के सभी के लिए लागू होता है, जितने सैनिक सोल्जर्स होते हैं बच्चों सबके लिए जो मेडिकल फिटनेस निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके लिए भी क्या होता है बच्चों, मेडिकल फिटनेस डिटरमाइंड किया गया है टाइम टू टाइम। एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ चेस्ट एंड यूएसजी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस विल बी डन, इनका क्या होता है बच्चों, एट द टाइम जब ये इनका एडमिशन होता है, एडमिशन के समय इनको एक्सरे डिटर्मिनेशन कराना पड़ता है, एक्सरे एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, किसका बच्चों, चेस्ट का, अर्थात चेस्ट का एक्सरे एग्जामिनेशन होगा, साथ ही साथ यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी होगा बच्चों, होल एब्डोमेन एंड पेल्विस का, अर्थात पेल्विक रीजन का और होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। ठीक बच्चों, ये इनका क्या होना चाहिए, इससे इनका मेडिकल फिटनेस की जानकारी होगी। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर फीमेल कैंडिडेट इज़ 152 सेंटीमीटर, अर्थात इनमें जो फिटनेस है बच्चों, फिटनेस में अगर हाइट की बात करें तो हाइट इनमें कितना होना चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए, अर्थात फीमेल कैंडिडेट अगर हैं बच्चों तो उनमें 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ऐसे कैंडिडेट जिनका हाइट 152 सेंटीमीटर होगा वही इसमें अर्थात एमएनएस में भाग ले सकते हैं, एमएनएस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो कितना हाइट होना चाहिए बच्चों, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। गोरखास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल एंड कुमायूं विल बी एक्सेप्टेड विद द मिनिमम हाइट ऑफ 140 सेंटीमीटर, जो गढ़वाल से हैं अर्थात उत्तराखंड के गढ़वाल से हैं या कुमायूं से हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो गोरखा लोग हैं और ऐसे कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग से, अर्थात इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग से जो बिलोंग करते हैं बच्चों, उत्तर पूर्वी भाग के जो कैंडिडेट हैं वो गढ़वाल से, कुमायूं से और गोरखा जो है बच्चों उनके लिए यहाँ हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होना चाहिए वो बच्चों 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, जहाँ यहाँ 152 सेंटीमीटर अदर के लिए था बच्चों, वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे गढ़वाल हो गए, कुमायूं हो गए या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया और गोरखास के जो कैंडिडेट्स हैं बच्चों, उन फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है यहाँ रिलैक्स कंडीशन में 148 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैन बी सीन इन द इंडियन आर्मी वेबसाइट, अगर मेडिकल फिटनेस की बात करें बच्चों तो इनके डिटेल्स में जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो इस वेबसाइट पर आप फॉलो करें। ठीक बच्चों, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप उसको देख सकते हैं कि इनका जो
फिटनेस क्राइटेरिया है, जो मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। लेकिन एक रफ एंड टफ में जो हमने बताया बच्चों, इसमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल मेडिकली फिट होना चाहिए, एक्सरे चेस्ट एग्जामिनेशन होगा, साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी होगा होल एब्डोमेन एंड पेल्विस का। जो हाइट फीमेल का होना चाहिए बच्चों वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन गोरखा लोगों का और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल और कुमायूं से बिलोंग करते हैं बच्चों, उनके लिए थोड़ा सा जो हाइट है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए उनमें 148 सेंटीमीटर मांगा जाता है। आइए बच्चों अब हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। Eligible applicants will be called for the subjects type online computer based examinations of 90 minutes duration, likely to be held in April 2020, covering general English, botany, physics, general English, biology, physics, chemistry and general intelligence। इनमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है बच्चों, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम ये देख लेते हैं कि इनका जो होता है बच्चों सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और टोटल जो ड्यूरेशन दिया जाता है बच्चों वो 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। कितने मिनट का बच्चों, 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाता है। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बच्चों वो अप्रैल 2020 में होगा। अगला जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे बच्चों हम उसमें आपको बता देंगे कि अब आने वाला समय, अब ये जो नवंबर के 4th वीक में बच्चों इसका रिजल्ट वो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अर्थात एमएनएस का जो नोटिफिकेशन है बच्चों 2020 में, ये लास्ट नवंबर में अब डिक्लेयर्ड होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में बच्चों इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होता है बच्चों वो एग्ज़ाम जो है मार्च में होगा। कब होगा बच्चों, मार्च। इस बार एग्ज़ाम इसका जो है मार्च 2021 में होगा। ठीक बच्चों, इसका जो नेक्स्ट वीडियोस है हम अगले वीडियोस में हम आपको बता देंगे। अब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और लगभग जो नवंबर का 4th वीक है बच्चों यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम आपको वीडियो अपलोड करके दे देंगे। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं तो इनका एग्ज़ाम क्या होता है बच्चों। इनका एग्ज़ाम जो होता है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है बच्चों इसमें। और ये एग्ज़ाम लगभग अप्रैल या मार्च में जैसा कि है, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा बच्चों ये मार्च में दिया जाएगा। तो ये किस किस सिलेबस को कवर करता है बच्चों, इसका जो सिलेबस होता है 10+2 स्टैंडर्ड का होता है। इसका जो क्यूरिकुलम होता है इंटरमीडिएट स्तर का होता है। और इसमें जो पूछा जाता है बच्चों जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखेंगे। अगर आप इस पर पकड़ रख पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होना संभव है। ऑन द बेसिस आप आगे और देखते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ड्यूरिंग मई 2020। अगर बच्चों इस एग्ज़ाम में पास कर लेता है कैंडिडेट तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है बच्चों इसमें मेरिट में आ जाने के बाद कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक बच्चों, अर्थात अप्रैल में इसका ये बच्चों ये लेटेस्ट सूचना नहीं है, ये प्रीवियस सूचना है। लेटेस्ट सूचना नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद हम आपको देंगे। तो जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको किससे फेस करना पड़ेगा बच्चों, आपको इंटरव्यू से फेस करना पड़ेगा। किससे फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू से फेस करना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस इंटरमीडिएट final selection will be based on the combined merit of online computer based examination and interview subject to medical fitness of the candidates choice the vacancy in each colleges। जो फाइनल मेरिट बनता है बच्चों इन तीनों को जोड़कर बनता है, अर्थात रिटन एग्जामिनेशंस, इंटरव्यू एज वेल एज द मेडिकल फिटनेस, इन सब को जोड़ के मेरिट बनेगा। जैसा कि यहाँ दिया गया बच्चों किसके आधार पर, तो जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा वो किस पर बनेगा, कंबाइंड मेरिट के आधार पर। अर्थात ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप दिए हैं उस पर, इंटरव्यू पर और मेडिकल फिटनेस, इन तीनों के आधार पर जो फाइनल जो कंपैरेटिव लिस्ट बनाया जाता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है बच्चों, इन तीनों सोपानों को पास करने के बाद इंटरव्यू मेडिकल दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एज वेल एज द मेडिकल फिटनेस, तीनों को जोड़कर। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू कैसे होगा इसका, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक बच्चों, तो इंटरव्यू कैसे होगा, merit listed candidate of online computer based examinations will appear for interview and medical examination at selected centers।
जो सेंटर्स बनाए जाते हैं बच्चों, सेलेक्टेड सेंटर्स, जहाँ जहाँ इनका एग्ज़ाम होना है, इंटरव्यू होना है और मेडिकल फिटनेस होना है बच्चों, उनका लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, जो CBT टेस्ट पास कर चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पास कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद उनको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्टेड सेंटर्स पर, जो सेंटर्स बनाए जाते हैं वहाँ इनको कॉल किया जाता है। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड FIT or UNFIT in medical examinations will be informed about their medical status, including the procedures of requesting the appeal or the review medical board बाय द रेजिडेंस ऑफ द सिलेक्शन मेडिकल बोर्ड। अर्थात ये क्या है बच्चों, यहाँ इनको बुलाया जाता है, ठीक बच्चों, और यहाँ इनका क्या किया जाता है, मेडिकल फिटनेस लिया जाता है, इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, साथ ही साथ इनका क्या होता है बच्चों, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ इनका CBT साथ ही में साथ इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस के आधार पर इनका फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर्स के विषय में, कौन कौन से सेंटर्स हैं जो टेस्ट सेंटर्स बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनका टेस्ट होता है, तो इसके विषय में हम जान लेते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चॉइस द एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द सेंटर्स प्रोवाइडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब बच्चा फॉर्म भर रहा होता है, बच्चा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा होता है, उस समय चॉइस फिलिंग दी जाती है सिटीज़ के लिए कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। तो करीब करीब जितने भी बिग सिटीज़ हैं, जितने भी रेनाउंड सिटीज़ हैं बच्चों, सबको एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाया जाता है। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस, अर्थात जो सेंटर्स अलॉट किया जाएगा बच्चों, जो आपका प्रेफरेंस है, जो फर्स्ट चॉइस प्रेफर करते हैं आप, उसी को अलॉट किया जाता है। अर्थात फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होता है बच्चों। तो जिसको आप प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए, वहीं आपको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है, आपको दिया जाता है। इफ़ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज inadequate or more than the capacity of the centers, the candidate opting for the centers will be allotted by the other centers as per the administrative facilities। अर्थात बच्चों जब एक जिस सिटीज़ में आप फॉर्म भरें उस सिटीज़ में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है, उस समय जो बोर्ड ऑफ कमीशन होता है वो अपने आधार पर दूसरा सेंटर आपको अलॉट कर सकता है। नो करेस्पॉन्डेंस दैट इज़ द रिक्वेस्ट regarding change of the centers from any candidates will be accepted। किसी भी कैंडिडेट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट जो है बच्चों वो स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट अगर आप सेंटर बदलवाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई इसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहते ही उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात वो बोर्ड ऑफ जो कमीशन है बच्चों, वो अपने आधार पर सेंटर निर्धारित कर सकता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ अब ये हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे बच्चों, तो इसके लिए आप डिटेल्स जो है इसके नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। तो पहले आप केयरफुली नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, इसके बाद फिर क्या करिए बच्चों, आप फॉर्म को भरिए। ठीक बच्चों, तो आप नोटिफिकेशन पे जाकर इसको देख लेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को आपको भरना है। तो करीब करीब बच्चों जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, जो इंपॉर्टेंट सूचनाएँ थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बच्चों, बहुत ही रिस्पेक्टेड कोर्स है, इसका बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से बच्चों मेडिकल या पैरा मेडिकल के फील्ड में अगर आप चाहें तो अपना बहुत ही अच्छा भविष्य आप उज्जवलमय कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहा, जो सूचना रहा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई सहयोग, किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ठीक बच्चों, अगर बच्चों हमारे सूचना, हमारे नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे लगे और भविष्य में आप चाहें कि आपको और भी सुविधाएँ मिलती रहें, तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनका भी जो प्रॉब्लम है बच्चों उसका समाधान हो सके। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।